ठीक है मेरे बेटा, स्टार्ट हम करेंगे आज। हमारे पास न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि हम वेव के टॉपिक में चल रहे हैं। आज एक नए टॉपिक से साउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड देन स्पीड ऑफ साउंड और उसकी करेक्शन, लैप्लास करेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो मेरे बेटा हम स्टार्ट करेंगे साउंड। ठीक है मेरे बेटा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मेरे बेटा, है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है मेरे बेटा, कन्वर्ट होती। ठीक है ना। तो हम जो एनर्जी को खर्च करते हैं, तो मेरे बेटा एंड इट ट्रांसफर थ्रू अ वेव। और मेरे बेटा साउंड वेव इज अ, कौन सा वेव होता है मेरा बेटा? हाँ भाई, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सही, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब मेरे बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव होता है, तो मेरे बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में थोड़ा सा फर्क होता है, हमने लास्ट क्लास में शायद देखा। तो मेरे बेटा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों आपस में कैसे रहती है? पैरेलल रहती है। तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। मेरे बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती कैसे है? कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। तो कंप्रेशन में मेरा बेटा क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, और रेरिफेक्शन में प्रेशर कम तो होता है, लेकिन वॉल्यूम भी क्या हो जाता है मेरे बेटा? बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है मेरा बेटा, वो चलती कैसे है? अच्छा, वो चलती कैसे मेरे बेटा? कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के साथ। तो कंप्रेशन रीजन में वेव लाइंस आपस में करीब करीब होती है मेरे बेटा, और साउंड और पार्टिकल्स जो है आपस में दूर दूर हो जाते हैं, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड मेरा बेटा रेरिफेक्शन। तो मेरे बेटा कंप्रेशन और फिर रेरिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफेक्शन, इस तरीके से चलता है मेरा बेटा। ठीक है, ठीक है। तो कंप्रेशन रेरिफेक्शन से चलता है। तो मेरे बेटे जहां पर पार्टिकल करीब करीब हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रीजन। और जब गैस, है ना मेरे बेटे, जिन एरिया में फैल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेरिफ्रैक्शन। रीजन, ठीक है। तो मेरे बेटा एक और बात कि हमारे पास कंप्रेशन और रेरिफेक्शन से चलते हैं, तो गैस क्या होता है मेरे बेटा? हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि ये है वेव, और वेव ट्रेवल करते हैं। तो मेरे बेटा वेव का काम क्या होता है? एक ट्रांसपोर्ट, किसको ट्रांसपोर्ट करे मेरे बेटा? एनर्जी को। तो मैं जो एनर्जी अपनी दे रहा हूं, वो मेरे बेटा साउंड में कन्वर्ट हो रहा है। साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है, साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है थ्रू अ वेव। वो कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो जो वेव होते हैं वो ट्रांसफर तो करते हैं, लेकिन किसको ट्रांसफर करते हैं मेरे बेटा? एनर्जी को। मटेरियल को ट्रांसफर, मैटर को ट्रांसफर। तो अब समझिए कैसे मेरा बेटा, अगर यहां पर कोई एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स है, मैंने एक को एनर्जी दी, तो ये मॉलिक्यूल, अब ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा मेरे बेटा? खुद कंप्रेस, मैंने इसको कंप्रेस किया, आगे वाला रेरिफेक्ट हो जाएगा, फिर कंप्रेस होगा, रेरिफेक्ट हो जाएगा। तो एक से दूसरे को एनर्जी मिल रहा, तो मेरा बेटा ये वाला मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये एक से दूसरे को एनर्जी दे देगा। तो वेव क्या कर रहा है? एनर्जी ट्रांसफर करेगा, लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा। मैटर को ट्रांसफर, तो मेरे बेटा अगर हमारे पास साउंड सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मेरे बेटा वेव, हम लिख लेते हैं ये बात, और उसमें करते हैं कि हमारे पास वेव ट्रांसफर, हाँ मेरे बेटा, वेव ट्रांसफर क्या? एनर्जी। नो, बट नॉट मैटर।
सही। तो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, मैटर को ट्रांसफर नहीं करता मेरा बेटा, समझ रहे हो? तो ये वाले मॉलिक्यूल अपनी जगह ही पे रहेंगे जिनको मैं एनर्जी दे रहा हूं, वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और मेरा बेटा मेरी एनर्जी आप तक पहुंच रही, ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही। तो इस तरीके से हमारे पास साउंड वेव ट्रेवल करता है। अब साउंड वेव ट्रेवल करेगा मेरा बेटा कंप्रेशन और रेरिफिकेशन रीजन में, तो वहां पर क्या होगा, एक जगह मेरा बेटा देखो मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, समझिए मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो उसको मतलब मास कैसा रहेगा, सेम। तो मेरा बेटा एक जगह वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम, और दूसरी जगह वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो मेरे बेटा कंप्रेशन रीजन में वॉल्यूम कम हो जा रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ नहीं जाएगी, मास सेम है। और एक रेरिफिकेशन रीजन में वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और मास कैसा रह रहा है, सेम रहा। तो मेरा बेटा इसका मतलब वहां डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर अगर देखें कंप्रेशन रीजन में, तो डेंसिटी क्या हो जाती है मेरे बेटा, डेंसिटी बढ़ जाती है एयर की, और इस रीजन में देखें तो डेंसिटी क्या हो जाती है मेरे बेटा, कम हो जाती है, क्योंकि मैटर तो उस जगह पे रह रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है मेरे बेटा, डेंसिटी में चेंज है, ठीक है। तो मेरे बेटा बेसिकली जब हम बात करें साउंड की, तो साउंड हमारे पास, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव मेरा बेटा, मैकेनिकल वेव। और व्हाट मैकेनिकल वेव मेरा बेटा, मैकेनिकल वेव एक ऐसे वेव होते हैं दैट रिक्वायर्ड, क्या मेरा बेटा, रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, तो ऐसे जो वेव जिनको मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, ऐसे जो भी वेव हो जिनको मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, है ना। लेकिन लाइट को क्या मीडियम की जरूरत होती है, लाइट को जरूरत नहीं होती, तो उनको कौन सा वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन से वेव, तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम चाहिए। अभी हमारे दरमियान, मैं और आपके दरमियान में मीडियम कौन है, एयर, ठीक है मेरे बेटा। तो वो मेरी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है या साउंड को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, थ्रू एयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मीडियम चाहिए, तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है मेरे बेटा, एक एक्सपेरिमेंट भी किया था मैट्रिक वाले क्लास में, उसमें हमने देखा था बैल और जार एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। उसके अंदर हमने देखा था कि मेरे बेटा जैसे जैसे जार से हम वैक्यूम क्रिएट करते जाते हैं, बैल की साउंड कम होती चली जाती। तो मेरे बेटा अगर इस रूम में भी हम वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो मेरी एनर्जी आप तक कभी भी नहीं पहुंचेगी, मैं जितना भी कोशिश कर लूं, क्योंकि मीडियम खत्म हो जाएगा हमारे दरमियान, तो मेरे बेटा साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। तो मेरे बेटा मीडियम की प्रॉपर्टी इंटरएक्ट करती है इसकी स्पीड पे, किस पे, स्पीड पे। उससे पहले हम आ जाए मेरे बेटा, साउंड को जब हम डिवाइड करते हैं वेव में, तो साउंड की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। हाँ मेरे बेटा 3 तरह की टाइप्स होती है। एक कहलाता है मेरे बेटा ऑडिएबल साउंड, ठीक है, और एक कहलाता है इंफ्रासोनिक साउंड, और एक कहलाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। तो मेरे बेटा हम देख लेते हैं ऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल साउंड, a sound wave whose frequency lies between, हाँ मेरे बेटे 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, है ना, उनको बोलते हैं मेरे बेटा ऑडिएबल साउंड, जो इंसान सुन सकता है। तो इंसान कहां से कहां तक मेरे बेटे, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। तो उसको हम मेरे बेटा किस रेंज में लेते हैं, ऑडिएबल साउंड। मेरे बेटा दूसरा हमारे पास साउंड होता है दैट इज बिलो 20 हर्ट्ज, तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है।
से बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। और अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे मेरा बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके मेरे बेटा, अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो मेरे बेटा अगर मैं बोलूं कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर, तो ये गलत बात होगी, है ना, एक ही बात होगी। हाँ मेरे बेटा, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर, एक ही बात है मेरा बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। चलो, तो साउंड मेरे बेटा, जैसे कि हमने बात की कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। बगैर मीडियम के ये ट्रेवल, इसको मीडियम चाहिए, ठीक है, ट्रेवल करने की। तो इसीलिए इसकी स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टी पे। तो मेरे बेटा मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ क्या मेरा बेटा, मीडियम। ठीक है बेटा, एसी चल रहा, गरीब लोगों, ठीक, ओके, चल चलिए, ओके। स्पीड ऑफ साउंड तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी पे मेरे बेटा स्पीड ऑफ साउंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मीडियम की दो प्रॉपर्टीज मेरे बेटा हमने देखी। एक तो समझ लीजिए कि जब भी साउंड ट्रेवल करेगा, साउंड में हम देखते हैं ना, एक इक्वेशन हमने बार बार पढ़ी, वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सही ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मेरे बेटा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमने बार बार देखा है, तो इसका मतलब है तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक वेलोसिटी, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ। मेरे बेटा अगर साउंड के अंदर देखोगे ना, तो साउंड या के अंदर या वेव के अंदर देखोगे तो वेव की दो कैरेक्टरिस्टिक्स मीडियम पे डिपेंड करती हैं। एक मेरा बेटा है वेवलेंथ और दूसरा है मेरा बेटा वेलोसिटी। और मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सोर्स के जरिए। किसके जरिए, सोर्स के जरिए, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स, ठीक है। वेलोसिटी और वेवलेंथ मेरा बेटा चेंज होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। मेरा बेटा स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू E इज अपॉन मेरा बेटा रॉ। मेरे बेटा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है मेरे बेटा दैट इज कॉल्ड इलास्टिक मॉड्यूलस, है ना, इलास्टिक मॉड्यूलस। और दूसरा मेरा बेटा डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हम चल रहे हैं मेरा बेटा, उस मीडियम की डेंसिटी, ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूलस एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, दोनों को हम समझते हैं मेरा बेटा। यहां से अगर हम देखें तो हमें नजर बजाहिर आता है पेपर में कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो बच्चों को जब फॉर्मूला याद रहता है तो वो ये मिस्टेक करते हैं कि उनको याद आता है डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी,
ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है मेरा बेटा डेंसिटी के साथ। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, दूसरा एक फैक्टर मौजूद है, दैट इज इलास्टिक मॉडुलस। तो मेरे बेटा आप ऐसा नहीं है कि एयर में स्पीड ज्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी, गैस में और सॉलिड में और कम होगी। तो मेरा बेटा एक फैक्टर और है इलास्टिक मॉडुलस। व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक मॉडुलस? एक थ्योरेटिकल बात सीखते हैं। व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक मॉडुलस मेरा बेटा? एक हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस की अगर आपने किसी चीज की इलास्टिक प्रॉपर्टी देखी है तो मेरे बेटा अगर हमारे पास एक जगह मैंने बोला कंप्रेशन हुआ, यहां पर मेरे सामने जो भी एयर है वो कंप्रेस हो रहा है, फिर आगे रेरिफेक्शन, फिर कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, तो जितनी जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होगा तो मेरे बेटा उसकी इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखते हैं, हमारे पास किसी चीज की इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू देखते हैं। तो मेरे बेटा अगर कोई चीज हमारे पास, पहले याद रखिए इलास्टिक क्या होता है मेरे बेटा? दो तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं, एक होता है मेरे बेटा इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे रबर में खींचा, फोर्स लगाया तो डिफॉर्म हो गया। फॉर्म का मतलब क्या होता है? अपना शेप। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? उसका शेप बिगाड़ देना। तो रबर को खींचा, डिफॉर्म हो गया, छोड़ा, ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो मेरे बेटा ये डिफॉर्म तो हुआ था, लेकिन फोर्स रिमूव करते ही अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कौन सी डिफॉर्मेशन? और अगर मैं स्प्रिंग में देखूं ऐसे ही केस कि थोड़ा सा खींचा, छोड़ा, वापस आ गया, थोड़ा सा और खींचा, छोड़ा, वापस आ गया, तो ये डिफॉर्मेशन कैसी? इलास्टिक। लेकिन मेरे बेटा मैंने स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया पेन वाले, अब क्या होगा? वापस आएगा? नहीं मेरा बेटा, अब परमानेंट डिफॉर्म हो गया, तो इसका मतलब यह है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सही। अब इलास्टिक को याद रखिए। अगर हम देखें तो मेरे बेटा इलास्टिक डिफॉर्मेशन को जो हम देखते हैं इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू, तो किसी चीज को मैं खींचूं, बहुत ज्यादा, जितना भी फोर्स लगे मुझे, मैं एक लेट सपोज कर ले लेंथ डिफाइन कर लेते हैं कि खास लेंथ में रबर को मैंने खींचा और छोड़ा, उसके बाद वो वापस आ गया। अब मैं लोहे को खींचूं तो क्या इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है? होता है मेरा बेटा, माइक्रो लेवल पे होता है। वो इंसान आंखों से नहीं देख पाता, मशीन्स ऑब्जर्व करती हैं और मशीन हमारे पास होती है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्टील के अंदर भी होती है। ठीक है, अब उनको खींचने के लिए, लेकिन इंसान के हाथ में इतनी ताकत नहीं है उसको खींच सके, तो मेरा बेटा मशीन जब खींचती है और उनको छोड़ती वापस आता है। ठीक है, लेकिन उसको खींचने के लिए फोर्स क्या चाहिए? तो उसका मतलब है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो होता है, लेकिन फोर्स क्या चाहिए? बहुत ज्यादा। तो उसकी इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा। और रबर के अंदर देखो मेरे बेटा, बहुत सारे लोग समझते हैं इलास्टिसिटी ज्यादा होती है रबर के अंदर, वो खींचने में आसान है, वो कहलाता है स्ट्रेन। ठीक है, और हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है मेरे बेटा? कि किसी चीज को डिफॉर्म करने में, इलास्टिक डिफॉर्म करने में कितना फोर्स चाहिए। तो मेरे बेटा जो सॉलिड में फोर्स चाहिए वो बहुत ज्यादा है, स्टील के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब वो इलास्टिक डिफॉर्म होता है, छोड़ते वापस आ जाता है। ठीक है, और जबकि रबर में बहुत आसानी से, तो इसका मतलब ये हुआ, और गैस तो और कम होता है मेरा बेटा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? सॉलिड में इलास्टिक मॉडुलस की, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। तो मेरा बेटा अब अगर हम देखें तो डेंसिटी की वैल्यू, अगर हम डेंसिटी के रिस्पेक्ट से देखें तो डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सही है, तो इससे तो दिख रहा है बजाहिर सर कि हमारे पास सॉलिड में वेलोसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन मेरा बेटा डेंसिटी की वैल्यू सॉलिड की ज्यादा तो है, लेकिन इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू सॉलिड के अंदर बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो वो वाला फैक्टर को भी ओवरकम कर लेता है, समझ रहे हो? तो वो वाले फैक्टर, जो डेंसिटी में फैक्टर आ रहा है बढ़ने की वजह से वेलोसिटी कम होगी, लेकिन इसकी इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? बहुत ज्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि स्पीड कहां ज्यादा मिलती है मेरा बेटा? सॉलिड में। अब स्पीड सॉलिड के अंदर देखें तो सॉलिड के अंदर स्पीड ज्यादा है, उससे ज्यादा मेरा बेटा लिक्विड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किसमें मेरा बेटा? गैस में। ओके, सही। अब मेरे बेटा अगर हम देखें सॉलिड के अंदर तो ये तकरीबन 5100 मीटर पर सेकेंड होता है। लिक्विड के अंदर मेरे बेटा 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। गैस के अंदर मेरे बेटा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देख रहे हो? तो सॉलिड के अंदर एक सेकंड के अंदर कितना ट्रेवल कर रहा है? 5100 मीटर। गैस, लिक्विड के अंदर 1500। ठीक है, दैट इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड के अंदर
क्या होता है मेरा बेटा, वेलोसिटी, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, वेलोसिटी, डेंसिटी लिख रहा हूं, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये वेलोसिटी है, ठीक है, डेंसिटी बोल, तो वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में मेरा बेटा। तो हमारे पास किसकी वजह से मेरा बेटा, इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू की वजह से हमारे पास सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, स्पीड होती है, साउंड। आइए स्पीड ऑफ साउंड में हम जब ये डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो मेरे बेटा न्यूटन्स कहते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है मेरे बेटा। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स कहते हैं कि हमारे पास अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड को देखूं तो चलता तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह, एक जगह कंप्रेशन एक जगह रेरिफेक्शन, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के दौरान न्यूटन्स कहते हैं मेरे बेटा टेम्परेचर कैसा रहता है, सेम। लेकिन आप बज़ाहिर देखे हुए मेरे बेटा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए ना। याद करो हमारे पास, हमने थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ा, कंप्रेशन मेरे बेटे टेम्परेचर को राइज करता है, रेरिफेक्शन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठंडा हो जाता है। तो रेरिफेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा तो मेरे बेटे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन न्यूटन्स कहते हैं कि कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के दौरान टेम्परेचर कैसा रहता है, सेम। जैसे मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर थोड़ी बढ़ रहा, तो न्यूटन्स कहते हैं कि भाई टेम्परेचर थोड़ी बढ़ जाता है, बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाए, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के दौरान टेम्परेचर कैसा रहता है, सेम। तो मेरे बेटा प्रोसेस कैसा है कि जो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस बेटा कैसा है, आइसोथर्मल। अब देखो चेंज किस में आ रहा, प्रेशर बढ़ रहा। जब मैं बोलता हूं प्रेशर बढ़ता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, कम, तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आ रहा और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं मेरे बेटा बॉयस लॉ, समझ रहे हो, क्योंकि बॉयस लॉ क्या कहता है, हाँ भाई प्रेशर और वॉल्यूम आपस में कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो मेरे बेटा उन्होंने न्यूटन्स ने कहा भाई कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन compression and rarefaction is an isothermal process, is an isothermal process। तो मेरे बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास हाँ मेरे बेटा बॉयस लॉ लगा सकते हैं ना, बॉयस लॉ इज एप्लीकेबल। तो बॉयस लॉ के मुताबिक मेरा बेटा क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर, कांस्टेंट होता है। हाँ मेरे बेटा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। हाँ मेरे बेटा अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आप देखिए, अगर जब हम एक कंप्रेशन रीजन लेते हैं, कंप्रेशन रीजन में अभी मैं बोल नहीं रहा, तो जो भी प्रेशर है, तो मेरे बेटा अभी मैं बोल नहीं रहा, बोलूंगा नहीं तो आवाज कैसे आएगी, ओके चल तो बोलूंगा जरूर, ओके। अभी जब मैं नहीं बोल रहा तो हमारे पास एटमॉस्फेयर का जो भी प्रेशर है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड इनिशियल प्रेशर मेरे बेटा, विच इज इक्वल टू इनिशियल, हाँ इनिशियल, शुरू में इनिशियल प्रेशर, ठीक है सही। और जो भी इस वक्त गैस का वॉल्यूम है जब हम बोल नहीं रहे, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वॉल्यूम, सही, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन रीजन में मैंने देखा मेरे बेटा प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, तो प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो चेंज आ रहा है प्रेशर में मेरे बेटे, जितना भी चेंज आ रहा है, जितना मैं बढ़ा रहा हूं, दैट इज चेंज इन प्रेशर, सही मेरे बेटे, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी से लिख दूं, कोई मसला तो नहीं। अब अगर मैं कंप्रेशन रीजन में जैसे ही मैं बोलता हूं तो कंप्रेस करता हूं,
तो कंप्रेस करूंगा तो मेरा बेटा प्रेशर बढ़ाऊंगा, डेल्टा पी वो किसके बराबर है, जितना भी मैंने प्रेशर बढ़ाया डेल्टा पी, तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो जितना भी वॉल्यूम में चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू मेरा बेटा डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। हाँ मेरे बेटा, अगर कंप्रेशन में हम देख रहे हैं प्रेशर बढ़ा दिया मैंने तो वहां पर वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, जितना भी चेंज आया वॉल्यूम में दैट इज डेल्टा वी। तो फाइनल प्रेशर में आपसे बोलूं मेरा बच्चा बताओ मुझे कि मेरा फाइनल प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल प्रेशर। हाँ भाई, इनिशियल कितना था, उसमें कितना बढ़ा दिया तो कितना हो गया, माइनस, पहले से जितना भी था बढ़ा दिया मैंने उसमें। हाँ बेटा, हाँ बेटा समझ आया। लेकिन उसी टाइम में जब मैं फाइनल वॉल्यूम देखता हूं, हाँ मेरा बेटा बढ़ गया कम हो गया, डेल्टा वी इंक्रीज हुआ कम हुआ, कम हुआ ना मेरे बेटा। पहले वॉल्यूम जो भी था वी और उसमें से कम कितना हो गया, डेल्टा वी, कितना चेंज आ गया, तो फाइनल वॉल्यूम इसके बराबर होगा। एंड अगर मैं बॉयस लॉ अप्लाई कर लूं मेरा बेटा तो P1 V1 है ना इज इक्वल टू P2 V2 होता है ना, कांस्टेंट लिख चुके हम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। मेरा बेटा अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा बेटा इनिशियल प्रेशर कितना है P, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V, फाइनल प्रेशर कितना है P प्लस डेल्टा P, और मेरा बेटा फाइनल वॉल्यूम कितने के बराबर, V माइनस डेल्टा V। बोलो मेरा बच्चा, कोई मसला, डन, सही। आइए एक बात रही, चलिए तो मेरा बेटा P इंटू डेल्टा P मल्टीप्लाई कर दे। हाँ मेरा बेटा P मल्टीप्लाई बाय V, P मल्टीप्लाई बाय, हाँ प्लस माइनस माइनस डेल्टा V इंटू P या P इंटू डेल्टा V, सही, प्लस मेरा बेटा डेल्टा P इंटू V प्लस माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V, सही मेरा बेटा, ओके। अब मेरा बेटा क्योंकि जब मैं प्रेशर डेवलप करता हूं एयर में, एटमॉस्फेयर में, हम जब बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड में, तो मेरा बेटा जो मैं प्रेशर डेवलप करता हूं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है ना। तो अगर चेंज प्रेशर का बहुत कम लेकर आऊंगा तो वॉल्यूम में भी चेंज कम नहीं आएगा। तो मेरे बेटा अगर दोनों वैल्यू स्मॉल है तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं आंसर भी क्या आएगा, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दूं। ओके मेरे बेटा, तो मैं इसको डेल्टा P इंटू डेल्टा V क्या कर दूं मेरा बेटा, कैन बी नेग्लेक्टेड। वजह क्या है मेरा बेटा, क्योंकि हम प्रेशर में चेंज भी क्या आता है बहुत स्मॉल, ठीक है, और वॉल्यूम में भी चेंज क्या आएगा स्मॉल, दो स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे बेटा ये माइनस का है, इस तरफ भेजूं प्लस का हो जाएगा मेरे बेटा, P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू V, क्लियर। अब मेरे बेटा P इज इक्वल टू डेल्टा P है ना, सॉरी डेल्टा P, हाँ भाई V अपॉन डेल्टा V हो जाएगा, एंड वी कैन राइट इट डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V डिवाइड बाई V विच इज इक्वल टू P, इक्वल टू मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 बना, है ना, क्लियर है। लिख सकता हूं इसको, थर्ड फ्लोर पे लेके आ जाओ ना, नीचे से कहां चलेगा मेरे बेटा, ऊपर, कोई मसला तो नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसकी वजह क्या है मेरे बेटा ऐसे लिखने की, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर मेरे बेटा एक फैक्टर आ रहा है दैट इज इलास्टिक मॉडुलस, मगर मेरे बेटा ये इलास्टिक मॉडुलस अप्लाइड होता है सॉलिड के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है, सॉलिड में हम वन डायमेंशन भी देख सकते हैं। व्हाट इज मेरा बेटा, तो हमारे पास गैस के लिए बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस के बजाय हम पढ़ते हैं मेरा बेटा बल्क मॉडुलस। क्या पढ़ते हैं, तो इक्वल होता है मेरा बेटा, गैस में टर्म इलास्टिक मॉडुलस इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कौन इस्तेमाल होता है, बल्क मॉडुलस। तो हम मेरे बेटा E इज इक्वल टू B होता है। व्हाट इज B मेरा बेटा, बल्क मॉडुलस, ठीक है, वॉल्यूम में पूरा चेंज आता है, वॉल्यूम बल्क मॉडुलस,
ओके, तो मॉड्यूलस को अगर हम इसको देखें तो मेरे बेटा बराबर किसके होता है? दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन, क्या होगा मेरे बेटा? स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, सही है। तो मेरे बेटा व्हाट इज स्ट्रेस? एक्चुअली कि बेसिकली जितना जो चेंज में प्रेशर में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो मेरे बेटा प्रेशर और स्ट्रेस में कोई फर्क नहीं, फर्क होता है मेरे बेटा। प्रेशर ऑलवेज अप्लाइड एक्सटर्नली, है ना, और स्ट्रेस अप्लाइड इंटरनली। लेट सपोज, चलो आप एक पेपर में वैसे ही फेल हो गए, ठीक है, तो मेरे बेटा अब्बा ने डाला ऊपर से प्रेशर और तुम्हें दिमाग में हुआ दर्द, तो वो अंदर से आया स्ट्रेस। तो जितना वो प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस अंदर से आता है और प्रेशर, ठीक है। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में। बलून लिया, बलून को हमने मेरे बेटा ऊपर से किया प्रेस, मैंने लगाया प्रेशर, तो जितना भी चेंज किया मैंने प्रेशर डेल्टा पी के बराबर था यहां पर। हाँ मेरे बेटा, उसका वॉल्यूम कम हो गया, है ना, उसका वॉल्यूम कम हो गया बलून। लेकिन तुम्हारे हाथ में फील हो रहा होगा बलून तुम्हारे हाथ में कोई फोर्स लगा रहा है? नहीं फील होगा, पक्की बात है, होगा, हो ही नहीं सकता ऐसा ना हो। तो जितना तुम प्रेशर अप्लाई करोगे वो उतना जोर से तुम्हारे हाथ में मेरे फोर्स लगा रहा हो। तो जो बलून अंदर से लगा रहा है दैट इज, और मेरे बेटा जो तुमने लगाया, ओके क्लियर, ओके, तो दैट इज अ डिफरेंस बेटा। तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेस को सर आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस किसके बराबर है? जितना आप चेंज इन प्रेशर लाएंगे। सही सही। और व्हाट इज स्ट्रेन मेरा बेटा? स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सही। अगर आप अभी हम आगे पढ़ेंगे मेरा बेटा कैसे, हमारे पास अगर एक रबर की रॉड ले ली मेरे बेटा, मैंने वैसे ही जल्दी से, ठीक है ना, रबर की रॉड ले ली, लेंथ है उसका एल, उस पे हमने लटकाया एक सॉलिड का ऑब्जेक्ट, ओके, भारी से। पहले लेंथ थी एल, रबर को हैंग किया मतलब ऊपर से, तो भारी ऑब्जेक्ट को जैसे ही लटकाएंगे तो क्या रबर का रॉड ऐसे रहेगा? नहीं मेरा बेटा, क्या होगा? खिंच जाएगा। हाँ मेरा बेटा खिंच गया, तो लेट सपोज ये रॉड इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को, मेटल के ऑब्जेक्ट को लटकाने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई, तो मेरे बेटा इसकी लेंथ बाद में जो भी हो गई दैट इज फाइनल लेंथ, दैट इज एल। तो मेरे बेटा में चेंज इन लेंथ कितना आया? डेल्टा एल के बराबर नहीं आया? हाँ मेरा बेटा डेल्टा एल के बराबर नहीं आया। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे बेटा स्ट्रेन किसके बराबर होता है, तो मेरे बेटा इसमें जितना वॉल्यूम में चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेन क्या होता है? तो ये लीनियर स्ट्रेन है मेरा बेटा। तो स्ट्रेन अब यहां पर लीनियरली देख रहे हैं, तो डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। लेकिन मेरे बेटा गैस में तो क्या लेंथ में चेंज आएगा? गैस में तो मेरा बेटा, इसीलिए तुम आप बल्क मॉडुलस पढ़ते, समझ रहे? तो वॉल्यूम में पूरे में चेंज आएगा, तो इसीलिए वहां पर मेरे बेटा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी के बराबर। यहां पर मेरे बेटा लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, लीनियर था, एक डायमेंशन में देख रहे हैं चेंज, समझ रहे हो? क्लियर है मेरी बात? दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन समझ आ गया क्या होता है मेरे बेटा? किसी चीज में जितना उसका चेंज इन वॉल्यूम आया है और उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से जो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती मेरे बेटा, देखो ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो इसीलिए हमारे पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी पास्कल में आती है। देखिए कैसे, क्योंकि मेरे बेटा P इज इक्वल टू क्या किया? डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V डिवाइड बाई V। समझ आ गई? हाँ मेरा बेटा। तो ये अगर हम देखें सर, ये तो कहीं आया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है तो हमारे पास पी बी इज इक्वल टू पी के बराबर है पी ऑफ एयर, है ना, प्रेशर ऑफ एयर। व्हाट इज प्रेशर ऑफ एयर? इनिशियल प्रेशर था, पी क्या था मेरे बेटा? इनिशियल प्रेशर, शुरू में जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है अभी हमारे पास है। तो एट एसटीपी अगर मैं इसको इक्वेशन में बदल दूं, यहां पर मेरा बेटा v इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? b के बराबर था, एंड दैट विल इक्वल टू मेरा बेटा p अपॉन, वैसे तो क्या होना चाहिए? b अपॉन रो, क्योंकि e इज इक्वल टू b के बराबर, और b किसके बराबर? हाँ मेरा बेटा प्रेशर ऑफ एयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर,
ठीक है। एट एसटीपी मेरे बेटा एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है, जीरो केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, और प्रेशर 180, क्योंकि टेम्परेचर का काम तो है नहीं, तो मैं उसको अप्लाई करूंगा कितने के बराबर 1 एटीएम, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में 1 एटीएम प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, एयर का, और मेरे बेटा एयर का एटीएम में तो होता है, हमें तो उसमें डालना है ऐसा यूनिट में, तो वो किसके बराबर होता था 101,325 पास्कल के बराबर मेरा बेटा। एंड डेंसिटी ऑफ एयर, अगर हम डेंसिटी ऑफ एयर, हाँ मेरा बेटा, वो अगर हम देखें केजी पर मीटर क्यूब में 1.293 केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी ऑफ एयर। तो कैन यू फाइंड दी वैल्यू ऑफ मेरे बेटा वेलोसिटी, हाँ मेरे बेटा वेलोसिटी v इज इक्वल टू मेरे बेटे कितना आया 101,325 डिवाइड बाई 1.323, तो मेरे बेटा ये आएगा, देख लिया 280 मीटर पर सेकेंड, सही 280 मीटर पर सेकेंड, आप रख के देख लीजिए। ओके, क्लियर है मेरे बेटा। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी मेरे बेटा, जो ये तो न्यूटन का फॉर्मूला है जो उन्होंने ड्राइव किया, वहां से हमने निकाला न्यूटन के फॉर्मूले से कि जो बल्क मॉडुलस है वो किसके बराबर है, प्रेशर के, क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल एयर का प्रेशर इसके बराबर था और मेरे बेटा बल्क मॉडुलस भी इसके बराबर है, तो कंपेयर किया तो इनिशियल जो एयर का प्रेशर है वो बल्क मॉडुलस के बराबर, तो ये तो न्यूटन ने कहा कि भाई ये ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, जब वैल्यू आ रही एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने देखा कि कितना साउंड, मेरा साउंड कितनी स्पीड से पहुंच रहा, तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू देखा तो मेरे बेटे ये तो एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड, हाँ मेरे बेटे किसके बराबर था, स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड है, 333 मीटर पर सेकेंड एट एसटीपी, तो दैट इज द एरर इन न्यूटन्स फॉर्मूला। तो मेरे बेटा न्यूटन्स के फॉर्मूले में एरर तकरीबन 15.6% का एरर था, है ना, एरर था, ठीक है। ओके, तो मेरे बेटा ये एरर न्यूटन्स के फॉर्मूले में आ रहा है, क्योंकि उनकी जो न्यूटन्स के फॉर्मूले से स्पीड निकालने वो 280 आ रहा है। एक्सपेरिमेंटली जब डिवाइस से कैलकुलेट करते हैं, डिवाइस गलत नहीं बोल रहा, वो इतना आ रहा एट एसटीपी, इसका मतलब ये हो इन दोनों के दरमियान एरर जब निकाले, तो मेरे बेटा एरर निकालना सबको आता है ना, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे बेटा उसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला। ओके मेरे बेटा, तो ये एरर आ रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए एक और साइंटिस्ट, ठीक है, एक और मैथमेटिशियन लैप्लास, ठीक है, तो न्यूटन को गलत बोलना तो गुनाह होता था ना। ओके, तो हमारे पास लैप्लास ने कहा कि नहीं भाई डिफरेंस तो आ रहा, तो इनका बड़ा एक काम मैथमेटिक्स में भी है मेरे बेटा, तो इन्होंने करेक्ट किया न्यूटन्स के फॉर्मूले को, और उसी को हम पढ़ते हैं एज अ लैप्लास करेक्शन, उसी को पढ़ते हैं हम लैप्लास करेक्शन। डन मेरा बेटा। अच्छा, लैप्लास का कहना यह है कि भाई जो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन है, जब भी गैस कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेरिफेक्ट होगा तो टेम्परेचर कम होगा। न्यूटन्स कहते हैं ऐसा नहीं होता। न्यूटन्स की एक्सप्लेनेशन क्या है मेरा बेटा, न्यूटन कहते हैं कंप्रेस होगा टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है उस कंप्रेशन रीजन से, इस कंप्रेशन रीजन में, सॉरी हमने यहां डिलीट कर दी, ओके, कंप्रेशन रीजन में लेट सपोज यहां पर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा था, लेकिन मेरे टेम्परेचर कम करने का तरीका क्या होगा, हीट कुछ बाहर आ जाए,
है ना। यहां टेम्परेचर अगर इसमें से हीट बाहर आ गया तो मेरा बेटा टेम्परेचर दोबारा सेम, यहां पर रेरिफिकेशन रीजन में टेम्परेचर कम हुआ, कुछ हीट अंदर चला गया। तो वो कहते हैं भाई ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इतना टाइम मिलता है कि टेम्परेचर वहां पर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा, हीट कुछ बाहर गई, टेम्परेचर सेम। वहां पर रेरिफिकेशन हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, हीट मिली, टेम्परेचर सेम। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस जब चल रहा होता है तो टेम्परेचर सेम रहता है। ये था न्यूटन का कहना। लेकिन लैप्लास कहते हैं भाई इतना टाइम नहीं होता इस प्रोसेस के दौरान। जब ये कंप्रेशन और रेरिफिकेशन हो रहा होता है तो ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि हीट को बाहर निकलना या हीट को अंदर जाने का मौका। तो मेरा बेटा वॉल्यूम चेंज आ रहा, प्रेशर भी चेंज हो रहा, ठीक है, प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आ रहा और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, लेकिन याद रखें हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब है लैप्लास कहते हैं कि भाई जो कंप्रेशन और रेरिफिकेशन है इट इज, अभी कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन, कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन एंड रेरिफिकेशन इज सो फास्ट, ठीक है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ क्या मेरा बेटा हीट। तो हीट को ट्रांसफर होने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसका मतलब हुआ डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, 0। एंड जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो और हीट का चेंज ना आए, हीट ट्रांसफर ना हो, तो उस प्रोसेस को कहते थे एडायबेटिक। कौन सा प्रोसेस मेरा बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ ये कौन सा प्रोसेस है मेरा बेटा? इट इज एन एडायबेटिक प्रोसेस। इट इज एन एडायबेटिक प्रोसेस, ठीक है, इट इज एन एडायबेटिक प्रोसेस। एंड वेयर मेरा बेटा ड्यूरिंग एडायबेटिक प्रोसेस मेरा बच्चा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर आता है गैमा इज इक्वल टू 0 एडायबेटिक के लिए, ठीक है, पीवी इंटू गैमा, सॉरी 0 लिख दिया मैं, कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट, दैट इज फॉर एडायबेटिक प्रोसेस, ओके मेरे बेटा। तो एडायबेटिक प्रोसेस के लिए हो मेरे बेटा गैमा, यू ऑल नो ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस इन थर्मोडायनेमिक्स। मेरे बेटा डिस्कस किया था हमने थर्मोडायनेमिक्स। गैमा होता है सर एक कांस्टेंट होता है, उसका नाम होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, है ना, सही मेरे बेटा, याद है? ओके मेरे बेटा। एंड दैट सर स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ाया हमें, है ना, अच्छे से नहीं पढ़ाया, ओके अच्छा। तो Cp डिवाइड बाई Cv एंड दिस गैमा वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी टाइप्स ऑफ गैस। याद? हाँ मेरा बेटा बड़ा डिटेल में पढ़ा था। एंड दैट इज इक्वल टू सर आपने बताया 1+2 डिवाइड बाई F, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम सर डिपेंड करता था, है ना, कहां लेकर जा रहे हैं आप थर्मोडायनेमिक्स, ओके चल। तो मेरा बेटा थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड दैट फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल 5 एंड मेरा बेटा फॉर ट्राइटॉमिक पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल इट इज इक्वल टू 6। याद? ओके, तो वी कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू द गैस। मोनोएटॉमिक कौन होता, याद है? जल्दी, हीलियम। डायटॉमिक जो डबल में एग्जिस्ट करता, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके मेरे बेटा। कोई और गैस, दैट इज CH4 पॉलीएटॉमिक, ओके। तो मेरा बेटा इनके लिए वैल्यूज डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता। तो लेट्स वी हैव डिफाइंड कि हमारे पास कौन सा हम गैस को अप्लाई करने जाएंगे एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू। डन मेरे बेटा, चलो। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं, सॉल्व करके दिखा दे, ओके मेरे बेटा। हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं इस कंडीशन को। तो सर होता क्या है कि सारी चीजें तो वैसी हैं,
ठीक है, सिर्फ पावर क्या आ जाता है, गैमा। तो मेरा बेटा इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम V मल्टीप्लाई बाई, है ना, P इंटू V, क्या पावर गैमा। फाइनल प्रेशर सर, हाँ मेरा बेटा P प्लस डेल्टा P सर, प्रोडक्ट। फाइनल वॉल्यूम सर V माइनस डेल्टा V सर, आएगा इसके ऊपर क्या, गैमा आएगा ना मेरा बेटा, ठीक है। तो वॉल्यूम के ऊपर गैमा आएगा, तो इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम पावर गैमा, फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय फाइनल वॉल्यूम की पावर गैमा, बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर, ओके। ये अब साफ कर दूं, दिल तो नहीं घबराएगा, ओके। चलो क्या कर दिया, ओके। चलो मेरा बेटा V माइनस डेल्टा V इनटू मेरा बेटा गैमा, बोलो मेरा बेटा, मेरे पास यहां से मैं V को कॉमन निकाल लूं, तो जब मैं V को कॉमन निकालता हूं मेरा बच्चा, सोचो हुआ क्या, P, हाँ मेरा बेटा प्लस डेल्टा P, हाँ मेरा बेटा यहां से कॉमन निकाला, तो मेरा बेटा जब कॉमन निकालेंगे तो पावर भी आएगा इसके ऊपर, याद है ना, V माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई, सॉरी यहां पर यहां 1 आएगा ना, V तो कॉमन निकल गया, 1 डिवाइड बाई V इंटू मेरा बेटा पावर क्या आया, गैमा। इसके पास V नहीं था तो नीचे आया, कॉमन निकाल लेना आप, तो यहां पर मेरा बेटा निकाल लिया तो V, तो मेरे बेटा यहां पर क्या है, P इंटू V इंटू गैमा, दैट इज कैंसल। क्लियर, ध्यान, ओके सही, ओके मेरा बेटा। तो अब इस इक्वेशन में, इसमें पावर है, अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे बेटा। इसके ऊपर पावर तो हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल, हाँ मेरा बेटा बाइनोमियल याद है ना, हाँ मेरा बेटा। अगर हमारे पास लेट सपोज a माइनस बी हो कि पावर n विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता था मेरा बेटा, हाँ a की पावर n प्लस n, a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, और मेरा बेटा आगे जाते जाएगा, क्लियर है ना, और फर्दर इक्वल, तो मेरे बेटा फर्दर हम उसको सॉल्व करेंगे नहीं बाइनोमियल, ठीक है, बायोलॉजी वाले थोड़े घबराए नहीं, ओके सही, तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना तो अभी उनको भी आ जाएगा, ओके। अगर हम चलो सॉल्व ही कर देते हैं पूरा, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखते टर्म को, बाकी टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे, बहुत स्मॉल आ जाएगा। तो मेरे बेटा आइए कैसे, देखिए अब इसमें अप्लाई कीजिए, अब इसको कंसीडर करिए 1a और इसको कंसीडर करते हैं b, तो मेरे बेटा a की पावर n, a कितना है 1, हाँ मेरा बेटा a क्या है 1, b क्या है डेल्टा v डिवाइड बाई, तो मेरा बेटा a की पावर यहां पर गैमा, पावर क्या है गैमा, सही मेरा बेटा, प्लस मेरा बेटा यहां पर पावर, यहां n था तो n नीचे आ रहा था, यहां पर पावर क्या है गैमा, a क्या है मेरा बेटा 1 इंटू गैमा माइनस, और b क्या है मेरा बेटा डेल्टा v डिवाइड बाई v, बाकी टर्म को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ओके मेरे बेटा। 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 के बराबर, अच्छा ये माइनस था, ये माइनस में, ओके। तो मेरे बेटा ये 1 की पावर 1, हाँ मेरे बेटा गैमा माइनस 1, जो भी पावर हो 1 तो 1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस गैमा इंटू डेल्टा v डिवाइड बाई v आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू मेरा बेटा क्या 1 माइनस डेल्टा v डिवाइड बाई v इन की पावर गैम, बोलो कोई मसला, सबको समझ आ गया, ओके। चलो मेरा बेटा मैं यहां पर पुट कर दूं, तो हुआ क्या, p इज इक्वल टू, हाँ भाई p प्लस डेल्टा p इंटू, हाँ मेरा बेटा यहां पर ये किसके बराबर बन गया 1 माइनस गैमा डेल्टा v डिवाइड बाई v, इसके बराबर हो गया, हाँ मेरा बेटा कोई मसला, ठीक है ना, इसके बराबर आ गया मेरा बेटा। अब मल्टीप्लाई कर दो मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं है, ठीक है तो बहुत कुछ, लेकिन खैर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p आ गया मेरा बेटा, ओके। तो p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस p इंटू डेल्टा v डिवाइड बाई v, हाँ मेरे बेटा डेल्टा p को आप मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ भाई प्लस है ना, प्लस 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 डेल्टा p सर, माइनस प्लस माइनस
डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, और यहां पर मेरा बेटा पी अकेला। ओके क्लियर। अब मेरा बच्चा पी से पी कैंसिल, और मेरे बेटे ये वाला फैक्टर निगलेक्ट कर दे दोबारा से। क्यों मेरे बेटे, डेल्टा वी और डेल्टा पी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे बेटा पी इंटू डेल्टा पी डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, ये हम सर कर देंगे नेग्लेक्ट। क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट, क्योंकि दोनों वैल्यू डेल्टा पी की वैल्यू भी कम होती है और डेल्टा वी की वैल्यू भी कम होती है, तो इसीलिए हम नेग्लेक्ट कर देंगे। पीछे भी नेग्लेक्ट करके आए थे, सही मेरे बेटा। तो अगर हम यहां से देखें, ओके यहां से देखिए, ये माइनस का इस तरह भेज दें तो प्लस का हो जाएगा। तो मेरे बेटा गैमा इंटू पी डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू, ये नेग्लेक्ट हो गया, सिर्फ अकेला कौन बचा? बोल क्लियर मेरा बेटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेज दूं, गैमा इंटू पी डेल्टा पी डिवाइड बाई पी डेल्टा पी डिवाइड बाई, बोलो हाँ क्लियर है। एंड दैट इज इक्वल टू मेरा बेटा, यहां देखिए किसके बराबर है? तो बल्क मॉडुलस, अब अगर हम देखें सर, तो बल्क मॉडुलस बराबर होना चाहिए गैमा इंटू पी के बराबर, सिर्फ पी के बराबर नहीं, गैमा इंटू पी के बराबर, है ना। पहले तो हमारे पास वहां पर न्यूटन्स फॉर्मूला में ये पी के बराबर आ रहा था ये फैक्टर, यहां पर मेरा बेटा किसके बराबर आ रहा है? ये फैक्टर गैमा इंटू पी के बराबर आ रहा है। तो अब बल्क मॉडुलस को अगर मैं रिप्लेस करूं दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में, हाँ मेरे बेटे यहां पर बल्क मॉडुलस को, तो v की इक्वेशन क्या बनेगी? v इज इक्वल टू, हाँ मेरा बेटा b की जगह में क्या आ जाएगा? गैमा इंटू पी डिवाइड बाई रॉ सर। हाँ बेटा मसला समझ आ गया? सबको समझ आया? क्लियर है? और मेरा बेटा देखो यहां पर गैमा की वैल्यू, हाँ मेरा बेटा बाकी सब तो वही है सर, ये वाली वैल्यू तो वही रखेंगे, सिर्फ कौन आ जाएगा? गैमा। गैमा की वैल्यू हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं सर? शुरू में टॉपिक लिखा था एयर, एयर में डायटोमिक होगा मोनोटोमिक होगा? डायटोमिक होगा। एंड दैट गैमा की वैल्यू मेरा बच्चा 1 अपॉन क्या लिखूं? +2 एफ, एफ की वैल्यू 5, हाँ मेरे बेटा 7 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1.42, ऐसे ही करके देख ले। डन। अब मेरा बेटा मैं वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लेता हूं, क्लियर है? ओके v इज इक्वल टू, हाँ मेरा बेटा गैमा की वैल्यू कितनी हो गई? 1.42 मल्टीप्लाई बाई 101,325 डिवाइड बाई 1.293 विच इज इक्वल टू, हाँ बेटा 333 मीटर पर सेकेंड। यही देखो आता। ओके तो मेरे बेटा ये है लैप्लास की करेक्शन। तो लैप्लास कहते हैं कि हमारे पास जो ये प्रोसेस है मेरे बेटा, है ना, आ रहा है? सही आ रहा है? ओके कोई मसला तो नहीं? ठीक है, तो दैट इज द लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास कहते हैं मेरे बेटा हमारे पास बेसिकली जो ट्रेवलिंग है साउंड का, वो बेसिकली क्या है मेरे बेटा? एक ए डायबिटिक प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं। एंड दैट कंडीशन सेटिस्फाई बाय द लैप्लास। इसका मतलब ये हुआ उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू और उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों क्या आ रही? इक्वल आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि लैप्लास करेक्ट है। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं लैप्लास करेक्शन। ओके आसान? ओके
कोई मसला तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं कोई मसला? ओके, साफ कर दूं ये, ठीक है मेरे बेटा। एक चीज और कर लेते हैं यहां पर, ठीक है मेरे बेटा। तो हम इसके फॉर्मूले को रिलेट करवा लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मेरे बेटा अगर हम यहां पर देखें, हाँ मेरे बेटा हम यहां पर देखें, PV इज इक्वल टू nRT होता है। हाँ मेरे बेटा PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं इसको n को ओपन कर दूं मेरे बेटा, बताइए क्या होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय RT डिवाइड बाय V। सही मेरा बेटा? ओके, मैं इसको अलग कर दूं मेरा बच्चा, m डिवाइड बाय V इंटू RT डिवाइड बाय कैपिटल M। सर कोई मसला? मेरे बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बना मेरे बेटा? इधर देखो शिफा। ओके, RT डिवाइड बाय कैपिटल M। बोलो मेरे बेटा P डिवाइड बाय रॉ इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय कैपिटल M। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड में देखें, यहां पर दिख रहा है मेरा बेटा P डिवाइड बाय रो, P डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू किसके बराबर बना? V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा इंटू RT डिवाइड बाय रो, सॉरी M मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास, अगर मैं दो गैस को लेता हूं और कहता हूं मेरा बेटा दोनों की स्पीड सेम है, तो बताइए एक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दूसरे का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? दो डिफरेंट गैस ले लिया। लेट सपोज करो मैंने आपको सवाल में बोला कि हमारे पास एक 27 डिग्री सेल्सियस में, 27 डिग्री सेल्सियस बाद में केल्विन में लाजमी कन्वर्ट करना है, ठीक है मेरा बेटा। लेट सपोज किसी भी ऑक्सीजन गैस की स्पीड गिवन है, ठीक है, V ऑक्सीजन गिवन है, कुछ भी वैल्यू मैंने बता दी, 32 मीटर पर सेकेंड। ओके, 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बोला कि भाई दूसरा एक अननोन गैस है, दूसरा एक, उसकी वेलोसिटी मेरा बेटा लेट सपोज हाइड्रोजन गैस है, चलो हाइड्रोजन गैस है, उसकी स्पीड भी सेम है इसके बराबर, तो बताइए वहां पर उसका टेम्परेचर कितना होगा? ये ऑक्सीजन का टेम्परेचर था, यहां पर टेम्परेचर पूछा हाइड्रोजन का कितना होगा। सही, तो मेरा बेटा मैं अगर दोनों के लिए फॉर्मूला बना लूं तो क्या बनना चाहिए? दोनों के लिए फॉर्मूला V ऑक्सीजन, सर V ऑक्सीजन, तो मेरा बेटा अंडर रूट क्या बनेगा? गैमा फॉर ऑक्सीजन। हाँ मेरा बेटा, R तो सबके लिए कांस्टेंट सर, टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, दूसरे के लिए बना ले मेरा बेटा, हाइड्रोजन के लिए गैमा फॉर हाइड्रोजन इंटू RT टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। दोनों की वेलोसिटी कैसी? सेम, तो दोनों कंपेयर करवा दें तो क्या बना मेरा बेटा? अंडर रूट गैमा हाइड्रोजन RT इंटू हाइड्रोजन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इज इक्वल टू गैमा RT ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सही, तो मेरा बेटा R से R गैमा कैंसिल होगा या नहीं? क्यों? दोनों डायटोमिक गैस है सर, दोनों डायटोमिक गैस है ना, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर इक्वेशन बनी हमारे पास, टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाँ मेरा टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कैन वी फाइंड मेरा बेटा? बाकी वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लेते हो ना, एक ऑक्सीजन है दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का टेम्परेचर दिया हुआ, दूसरे का निकाल लोगे, तो यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ।
डन मेरा बेटा, कोई मसला? चलिए मेरा बेटा, अगर हम सेम टेम्परेचर पे दो गैस लीक कर गया, किसकी स्पीड ज्यादा, किसकी स्पीड कम? ठीक है, दो सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर दो डिफरेंट सिलेंडर में एक ही टेम्परेचर पे दो गैस लीक कर गए। ठीक है, टेम्परेचर दोनों का कैसा हो गया? सेम। ठीक है मेरे बेटा, तो उस केस में किसके बराबर होता है? टेम्परेचर अगर सेम हो गया सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो अब क्या होगा? हाँ मेरे बेटा, टेम्परेचर सेम हो गया, तो कंडीशन तो यही बनेगी सर। तो उस केस में क्या होगा मेरे बेटा? टेम्परेचर सेम है, हाँ भाई, गैमा ऑफ हाइड्रोजन इंटू आर टी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट मेरे बेटा गैमा ऑफ ऑक्सीजन आर टी ऑफ ऑक्सीजन सर डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। हाँ बेटा, सॉरी वेलोसिटी तो सेम नहीं है ना, हमने कंपेयर कैसे करवा दिया? ओके, टेम्परेचर सेम है, सॉरी। ओके, यहां पर आएंगे, टेम्परेचर सेम है। हाँ मेरे बेटे, अगर टेम्परेचर तो सेम टेम्परेचर पे, अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के फैक्टर को अलग कर ले, क्या बनना चाहिए? यहां से इक्वेशन बना लेंगे। कैसे मेरे बेटा बनेगा? v स्क्वायर, ऑक्सीजन है ना, स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू क्या? m इंटू ऑक्सीजन डिवाइड बाई गैमा इंटू आर टी, गैमा ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर से लीक करेंगे, है ना, तो दूसरे वाले का क्या बनेगा? v स्क्वायर ऑफ, हाँ मेरा बेटा, हाइड्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई गैमा ऑफ हाइड्रोजन, R इज इक्वल टू टेम्परेचर, दोनों का सेम है, तो दोनों को अब कंपेयर करवा सकते हैं, टेम्परेचर सेम कंपेयर करो। सही, तो ये इक्वेशन बना लेंगे, तो बड़े हो गए, स्क्वायर ले लेते हैं, इधर उधर भेज देते हैं। ओके चलो, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई गैमा ऑफ ऑक्सीजन R इंटू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, स्क्वायर है दोनों तरफ, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई गैमा ऑफ हाइड्रोजन इंटू R। मेरा बेटा ये दोनों तो कैंसिल हो गए आपस में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई से वेलोसिटी को एक तरफ कर देते हैं और इसको एक तरफ कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का स्क्वायर, मॉलिक्यूलर मास को इधर भेज दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया? रूट। तो मेरे बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट अप्लाई करेंगे, तो मेरे बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला तो इक्वेशन आपने, है ना, कौन सा लॉ? ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ। सेम टेम्परेचर पे दोनों लीक कर गए, तो कंडीशंस मेरे बेटे यहीं से आते, ठीक है ना, तो ग्राम्स लॉ आपने पढ़ा है ना वहां पर, तो वो यहां से आते, अगर सेम टेम्परेचर में यहां से आते, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ना है मेरा बेटा, तो आखिरी एक चीज फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड को कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स आने चाहिए आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, हाँ मेरे बेटा, हम देखते हैं पहला फैक्टर है मेरे बेटा टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, हाँ मेरे बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाँ मेरे बेटा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और अगर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड मेरा बेटा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी, और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाए, तो कंप्रेशन और रेडिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा ना, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, with the increase of temperature, velocity of sound increase of temperature increase क्या करेगा मेरा बेटा, साउंड। ओके, व्हाट इज दी, हाँ मेरा बेटा यहां पर देख सकते हैं ना, इस कंडीशन में सारी चीजों को कांस्टेंट कर दें, एक ही गैस के अंदर, एक ही गैस को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे देखें, एक ही गैस को दो डिफरेंट टेम्परेचर, गैस सेम रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास सेम, आर सेम, गैमा सेम, हाँ मेरे बेटे टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टेम्परेचर की, है ना, अंडर रूट टेम्परेचर की, सही। अंडर रूट टेम्परेचर की, क्लियर है मेरा बच्चा। अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे, हाँ मेरे बेटा वेलोसिटी को डबल करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, हाँ मेरे बेटा, तो हाँ सॉरी टेम्परेचर को डबल करेंगे, टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वेलोसिटी कितना गुना बढ़ जाएगा मेरे बेटा, 1.41 टाइम्स, है ना वेलोसिटी। तो टेम्परेचर अगर डबल होगा तो 2 का स्क्वायर ले लो, ठीक है, अंडर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी। अच्छा मेरा बेटा टेम्परेचर के एक और एक तरीके से हम देखते हैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना है मेरा बेटा, एट एसटीपी हमने देखा कि वेलोसिटी जो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, वेयर मेरा बेटा 332 मीटर पर सेकेंड, सही, 332 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। तो मेरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। लेट सपोज 1 डिग्री हो गया, तो हर 1 डिग्री के साथ मेरा बेटा कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, मेरा बेटा वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है 0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड। एंड यू कैन फाइंड वी वैल्यू ऑफ वी मेरा बच्चा, कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 332 तो आने ही आना है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में, अब प्लस कर दे मेरा बेटा 0.6 टी, लेट सपोज टी मेरा बेटा कितना है, टेम्परेचर इंक्रीज, लेट सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कितना, 10 डिग्री, तो मेरा बेटा 10 को मल्टीप्लाई करो 0.6 से, प्लस करवा दो, आंसर आ गया। लेट सपोज आपसे मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई बताइए मुझे 42 डिग्री सेल्सियस में कितना वेलोसिटी होगी, 42 डिग्री सेल्सियस में कितनी वेलोसिटी होगी, तो 42 डिग्री सेल्सियस, याद है कि टेम्परेचर सेल्सियस में रखना है, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से इतना वेलोसिटी बढ़ता है। तो मैंने बोला 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा, तो आपने 42 को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया, आंसर आ गया, क्लियर। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वेलोसिटी को बताना, तो मेरा बेटा आपको इस फॉर्मूले से, डन है, क्लियर है, एक स्पेसिफिक तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना, ठीक है। अगर आपको बोला 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो 332 प्लस मेरा बेटा 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 332 प्लस 1.2 इज इक्वल टू, है ना, 1.2 हो जाएगा मेरा बेटा। तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस में, 2 डिग्री सेल्सियस में, हाँ मेरे बेटे 2 डिग्री सेल्सियस था, कितना बन गया, 1 ऐड कर दो ना, 333.2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 डिग्री सेल्सियस में इतनी वेलोसिटी, क्लियर है मेरे बच्चा। तो जो भी टेम्परेचर बोलूं आपने उसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू। दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर। डन।
मेरा बेटा साफ कर दूं ये साइड, चलो पूरा साफ कर दो। टेस्ट है, दूसरा फैक्टर है मेरा बेटा डेंसिटी, ये तो सब पहचान जाएंगे। हाँ भाई डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, है ना, अभी हमने देखा भी था। वेलोसिटी मेरा बेटा 1/√ρ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर मेरा बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब मेरा बेटा मॉइस्चर कितना है एयर में, पानी की तादाद, है ना, परसेंटेज ऑफ, हाँ बेटा परसेंटेज ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर या एयर, एयर में कितना परसेंटेज। जब भी आप टेम्परेचर खोलते हैं लिखा होता है ह्यूमिडिटी, कराची में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसी वजह से कराची में लोहे में जल्दी लग जाता है, गाड़ियां जल्दी खराब हो जाती, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होती है ज्यादा, तो लिक्विड ज्यादा होगी एयर में, इसीलिए जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो पानी की तादाद एयर में ज्यादा हो जाती है, ठीक है। लेट सपोज आपसे बोला कि 60% ह्यूमिडिटी, तो उसका मतलब क्या है, एयर में अभी तादाद कितनी है पानी की 60, तो इसीलिए मेरे बेटा फिर उस कंडीशन में जो जिसका कोई ज़ईफ है तो उनको सांस लेने में मसला हो, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ एयर क्या हो चुका है एटमॉस्फेयर में, कम हो चुका है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास ह्यूमिडिटी मेरा बेटा, अगर पानी है तो बताओ, तो अगर एयर में पानी की तादाद बढ़े ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाए तो बताओ स्पीड कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, हाँ मेरे बेटा स्पीड कम, हाँ स्पीड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, वजह ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो बताइए डेंसिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, हाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, हाँ बेटा कम हो जाएगी, कैसे, हाँ मेरे बेटा मॉलिक्यूलर मास बताइए। लेट सपोज ऑक्सीजन कंसीडर कर लेते हैं, एयर में कितना होता है 32, हाँ बेटा 32 AMU, सही है। अब मेरा बेटा बताइए अगर हाइड्रोजन वाटर आ गया है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 80, बताओ भारी हो गया हल्का हो गया, अब ये बढ़ता ही जा रहा एटमॉस्फेयर में, ये बढ़ता ही जा रहा, तो 32 कम होते जा रहे, 18 वाले बढ़ते चले गए, बताओ एयर का वजन बढ़ गया कम हो गया, कम हो जाए। तो मॉलिक्यूलर मास, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इनवर्स रिलेशन है ना, मॉलिक्यूलर मास से इनवर्स रिलेशन है, अभी तो हमने देखा मेरा बेटा, यहां पर आता है √γ/RT/m, इनवर्स रिलेशन। तो मेरा बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होते जा रहा है एयर का, कम होता चले जा रहा है, किसके साथ, वाटर के साथ। तो मेरा बेटा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बेटा ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज्यादा, क्लियर, सही, सबको समझ आ रहा, कोई मसला तो नहीं, डन है मेरे बेटा, ओके। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर when pressure increase or decrease the velocity of sound, मेरे बेटा no effect of pressure, सर तो नहीं आ गए।